गुड आफ्टरनून यार। एक बार डाउट्स बताइए, क्या क्या आपके डाउट्स। सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाना चाहिए आज, है ना। एक्सरसाइज वन। गुड आफ्टरनून। एक्सरसाइज वन, 4 5। 4 5 तो आई थिंक डिस्कस किया होगा शायद। देख लेते एक बार। 13th, हाँ हाँ 13th, 15th। क्या एक्सरसाइज 4 फ्रिक्शन का नहीं डिस्कस किया है? हाँ मतलब आज सर्कुलर मोशन। अरे एनएलएम एंड फ्रिक्शन का एक्सरसाइज 4 डिस्कस ही नहीं किया क्या मैंने? क्वेश्चन नंबर 2। ओके। वैसा वही तो बोल रहा हूँ, वैसा कैसे हो सकता है कि डिस्कस नहीं हुआ हो। हाँ 4 5 हो गया ना। 4 5 हो चुका है। 9th। 9th, हाँ वो तो देख के भी समझ में आ जाएगा। 4 5 9th जो भी है। और भी कुछ है क्या? एक्सरसाइज वन एक बार डिस्कस कर लेते। एक्सरसाइज वन पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे लास्ट में, बट है ना, मैं दूंगा कुछ क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। 4 5 का लेक्चर नंबर, अभी ये कैसे पता चलेगा लेक्चर नंबर? आई थिंक लेक्चर नंबर 5th होना चाहिए। 5th। आई थिंक 5th या 6th, 5th या 6th में देखना ना, स्टार्टिंग में जो भी होगा 5th या 6th। 5th ना। 5th में देख लो। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या है? अ कार मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑन अ रोड शोन इन फिगर। ऐसा रोड है, ऐसा है। एक मिनट रुको यार, है फिर से। पार्थ नहीं है क्या? तो कोई दूसरे को मैं बना देता हूँ। हैंड रेस करो कोई। बना दिया। ये आपका ए है और ये बी है। तो अब देख लेते हैं, ये ऐसा है। अरे यार अभी ठीक है नेक्स्ट लेक्चर पहले मैं जब तुम लेक्चर में जैसे तुम इन करो वैसे ही तुम हैंड रेस करो। ठीक है, वैसे ही पोस्ट बनाना है तुमको। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ। अ कार मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑन अ रोड एज शोन इन फिगर, द नॉर्मल फोर्स बाय द रोड ऑन द कार इज एन ए। इस पॉइंट पे एन ए है। और बी कौन सा पॉइंट है? ये थोड़ा फ्लैट टाइप का ऐसा है ना। ये बी है रिस्पेक्टिवली। अब क्या बताना है आपको? एन ए और एन बी का रिलेशन बताना है। देखिए कार यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकल मान लेता हूँ मैं। ये किसी इस सर्कल का पार्ट रहा होगा, सर्कुलर पाथ जो इसका होगा कुछ ऐसा रहा होगा। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी भी है। इसका अगर एफ बी डी बनाएंगे आप तो एम जी इस डायरेक्शन में आएगा, एन ए इस डायरेक्शन में आएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो आप क्या लिखेंगे? सेंटर के टुवर्ड्स जो फोर्स है, सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ पे क्या लिखेंगे? एम जी माइनस एन ए इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर ए। सेकेंड भी है ना डाउट, थर्ड तो बता दिया पहले। तो एम जी माइनस एन ए इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर ए। तो यहाँ से एन ए की वैल्यू क्या हो गई? एन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम जी माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर ए। अब यहाँ पे है तो यहाँ पे ये सर्कल रहा होगा। हाँ हाँ, रोड तो 3D है ना, रोड तो 3D रहेगा, बट आप जब ये जहाँ पे मूव कर रहा होगा वो किसी ना किसी क्या रहा होगा, स्फीयर मान सकते हैं उस वाले पार्ट को कि वो पार्ट है उसका। तो बना दो ना, उसका कुछ रेडियस रहा होगा ना। उसका कुछ रेडियस रहा होगा। जब ये यहाँ पे है तो इसकी वेलोसिटी अभी भी वेलोसिटी भी है। तो यहाँ पे इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी आएगा, नॉर्मल तो इस डायरेक्शन में लगेगा एन बी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? इक्वेशन क्या आएगा? नहीं नहीं, समझो एक बार। हॉरिजॉन्टल नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं है, इस चीज को समझिए आप। यहाँ पे क्या है?
हॉरिजॉन्टल होता और फ्लैट होता, मतलब एक प्लेन होता, ऐसा ऐसा प्लेन, इस टाइप का होता रोड, फ्लैट प्लेन सरफेस, तो उस केस में यहाँ पे भी नॉर्मल सेम होता, यहाँ पे भी नॉर्मल सेम होता। अभी जो ये सर्कुलर पाथ है, ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस का रेडियस यहाँ पे डिफरेंट है और यहाँ पे डिफरेंट है, दोनों जगह रेडियस क्या है, डिफरेंट है। आपको ये थोड़ा फ्लैट लग रहा है, इसका रेडियस इससे ग्रेटर होगा, है ना। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, सेंटर की टुवर्ड्स फोर्स क्या है, mg, और सेंटर से भी क्या है, nb इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाय rb। तो देखिए nb की वैल्यू कितनी हो गई, तो mg माइनस mv स्क्वायर बाय rb। तो यहाँ से देखिए एन ए क्या है, mg माइनस mv स्क्वायर बाय ra, nb क्या है, mg माइनस mv स्क्वायर बाय rb। mg सेम है, mv स्क्वायर सेम है। अब देखो सिंस यहाँ पे ये थोड़ा फ्लैट है, फ्लैट मतलब ये इसका जो सर्कल होगा वो थोड़ा लार्ज सर्कल बनेगा एज कम्पेयर टू दिस। तो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, ये लार्ज सर्कल होगा, लार्ज सर्कल होगा मतलब रेडियस ग्रेटर होगा इससे। तो सिंस RB इज ग्रेटर देन RA, RB अगर ग्रेटर है, ये वैल्यू RB इससे ग्रेटर है, तो ये वैल्यू कम होगी। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं यहाँ से कि 1/RB इज लेस देन 1/RA। तो यहाँ से mv स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहीं से भी आप देख सकते हो बट मैं ऐसे देख, mv स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो mv स्क्वायर अपॉन RA ये ग्रेटर होगा किससे, mv स्क्वायर अपॉन RB से। तो ये वैल्यू जो है ये ग्रेटर है इससे, तो अब ग्रेटर वैल्यू को क्या कर रहे हो, mg से सबट्रैक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे जो वैल्यू सबट्रैक्ट कर रहे हो ये है और यहाँ पे ये है, बट ये ग्रेटर है इससे, इसका मतलब nb ग्रेटर होगा na से, है ना। इट मींस nb इज ग्रेटर देन na। आई बात समझ में। रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट है, इसीलिए नॉर्मल डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि वो पाथ कैसा है, सर्कुलर है। पाथ कैसा है, सर्कुलर है। ये देखो ना, ये तो समझ में आया ना कि mv स्क्वायर बाय ए जो है ये ग्रेटर है इससे। तो अब इसको ऐसे मान लो, ये एन ए है, mg को कुछ मान लीजिए, ये mg है, ये पूरी वैल्यू को x1 मान लेते हैं, और nb है, ये mg माइनस x2 मान लेते हैं। अब पता है कि x1 की वैल्यू यही x1 है ना, ये x2 है, और x1 ग्रेटर x2 से, है ना, ये ग्रेटर है इससे, ये वैल्यू का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ना नोट कर लीजिए, 1 मिनट नोट करिए आराम से, वो भी है। देखना पड़ेगा 13th, हाँ उसी टाइप का है, 13th भी वही है, तो 13th आई थिंक आ जाना चाहिए। कहाँ पे ऐसा नेगोशिएटिंग कर्व, मतलब देखो क्या है, इसकी मीनिंग को समझो। हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर वही है, ओके थर्ड है क्या, वैसे भी आप समझिए उसकी मीनिंग क्या होती है, कि जहाँ पे नेगोशिएटिंग कर्व ऐसा दे दिया, मतलब देखो ये जो कर्व्ड पाथ आप ये ले रहे हो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये किसी ना किसी सर्कल का पार्ट रहा होगा, बट अब हो सकता है ना कि आप ये इतना तो एलिमेंट लोगे, ये जरूरी नहीं कि ये पूरा एलिमेंट ही किसी सर्कल का पार्ट रहा होगा। आपको क्या करना है कि जो एलिमेंट आप ले रहे हो, तो आप क्या अज्यूम कर रहे हो कि ये जो कर्व्ड है, ये जो कर्व पाथ है यहाँ पे, ये इतना पार्ट ये सर्कल का पार्ट है, तो ये अज्यूम कर रहे हो। तो कहीं के वही स्टेटमेंट को आप कहीं पे कुछ उसने कुछ और बोल दिया, कहीं पे उसने कुछ और बोल दिया, वैसा करके स्टेटमेंट सिर्फ चेंज कर रहा है और कुछ नहीं है। नेगोशिएटिंग द कर्व एंड ऑल देख लेते हैं, एक्सरसाइज 3 है, तो वो जब वहां पे पहुंचूंगा तो मैं बताऊंगा क्या है एक्जेक्टली, क्या पूछ रहा है। पेज 2 क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या दिया हुआ है, अ कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर, आर की वैल्यू दी हुई है 300 मीटर।
If the coefficient of friction is 0.3 and acceleration due to gravity is g, then maximum speed of the car can have is. तो देखो यहाँ पे तो कुछ ये दिया हुआ है नहीं, क्या यहाँ पे कोई मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग के बारे में तो कुछ उसने बोला नहीं है, तो जब बोला ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट v की वैल्यू v मैक्स क्या होता था, ये तो फ्रिक्शन वाला केस हो जाएगा सिर्फ, तो फ्रिक्शन में v क्या होता था, v मैक्स क्या होता था, म्यू जी आर इंटू tan थीटा कुछ होता था ऐसा, देख लेता हूँ अभी मुझे, म्यू जी आर होता था, ठीक है म्यू जी आर, वैसे भी देख लेंगे, ये ऐसा है, मैं तो सर्कुलर पाथ बनाऊंगा, ये ऐसा है तो इस साइड एम वी स्क्वायर बाय आर आएगा, और यहाँ पे फ्रिक्शन होना चाहिए, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, तो ये जाएगा म्यू एम जी, है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एम से एम जाएगा तो म्यू जी आर, तो v इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी आर, तो म्यू जी आर होता था तो v मान जाएगा, तो अंडर रूट म्यू जी आर हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 0.3 इंटू 10 इंटू 300, तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, ये मतलब 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड है, तो किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 आ जाएगा, है ना, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर चाहिए, तो 6108 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट, 108 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये था वो क्वेश्चन नंबर 9। 13 सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा ही है 13। नेक्स्ट क्या है आपका, 13 के बाद और भी था 15, 15 देख लेते हैं क्या है। 15 समझिए, 15 अच्छा क्वेश्चन, नोट कर ले इसको पहले, 15 तो कुछ सही दिख रहा है। फर्स्ट एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, लास्ट लेक्चर में मैंने खुद से दिया था वो क्वेश्चन, वही सॉल्व किया, बाकी 6 क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। डन, नोट कर लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, एक बार चेक कर लेते हैं ना, देख लेते हैं क्या है, हो सकता है। A long horizontal rod has a bead which can slide along its length. Long horizontal rod has a bead which can slide along its length. ठीक है, हॉरिजॉन्टल रॉड है ऐसा, इसके यहाँ पे बीड है और ये स्लाइड कर सकता है इस रॉड पे, ठीक है। एंड इनिशियली प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम वन एंड A ऑफ द रॉड, मान लीजिए ये A है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे रखा, L पे, यहाँ पे बीड है, बीड स्लाइड कर सकता है ऐसे। The rod is set in angular motion about O with constant angular acceleration alpha. अभी क्या किया, इसके अबाउट इसको रोटेट करा रहे हैं, इसके अबाउट इसको अल्फा से रोटेट करा रहे हैं, है ना, तो ये ऐसा है, अल्फा से रोटेट कर रहा था, ये ऐसा ऐसा रोटेट करेगा, ठीक है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रॉड एंड द बीड इज म्यू, इसके और इसके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, the gravity is neglected, then the time after which the bead starts slipping, स्लिप होना स्टार्ट करेगा, इसका मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो और जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो दोनों इक्वल हो जाएगा, वो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, हाँ, तो अब यहां से समझ लेते हैं कि वो इक्वल कभी होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी भी टाइम पे, यहाँ पे बी इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल, क्लियर, और यहाँ पे फ्रिक्शन कितना होगा, एफ, एफ की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन, एफ एस मैक्स, म्यू इंटू एन। तो अब अपने को क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। तो अब ये बताओ, ये ब्लॉक है, यहाँ पे फोर्स लगा रहे, फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है, तो इस ये फ्रिक्शन का जो नॉर्मल होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, वही नॉर्मल आता है ना यार, ये जो नॉर्मल आएगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, वही नॉर्मल आएगा।
तो यहाँ पे नॉर्मल जो आएगा, ये वाला जो नॉर्मल आएगा, वो नॉर्मल कौन सा होगा? तो देखो, जैसे इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन अल्फा है, तो अगर एक्सेलरेशन अल्फा है तो यहाँ पे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो इस पॉइंट का इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। ये बात आई समझ में? नहीं, फ्रिक्शन इनटू द प्लेन नहीं होगा ना, फ्रिक्शन नहीं, टेंजेंशियल फोर्स होगा इनटू द प्लेन। क्योंकि अल्फा को अगर मैं ऐसे रोटेट करा रहा हूं, अगर ये ऐसा रोटेट कर रहा है, ये रॉड ऐसे रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे इनटू द प्लेन क्या आएगा? एक टेंजेंशियल फोर्स आएगा Ft, और टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? m इंटू ए टी। और a कितना होगा? इसका a कितना होएगा? तो a हो जाएगा अल्फा इंटू एल, अल्फा आर होता है, ए टी क्या होता है? अल्फा आर, तो अल्फा इंटू एल। तो ये हो गया। तो देखो, इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स हो गया? ये, तो टेंजेंशियल फोर्स। अब मुझे ये बताओ, यहां पे कोई टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है क्या? यहाँ पे कोई टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, तो कौन लगाएगा टेंजेंशियल फोर्स? दिख तो नहीं रहा है कोई, तो कौन लगाएगा टेंजेंशियल फोर्स? अब देखिए, यहां से ये बीड है और ये रॉड है, ऐसा रॉड है और ये बीड है, ये इस टाइप का है। तो जैसे ये इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, हाँ, तो ये रॉड का यहाँ पे कांटेक्ट बनेगा, और इस रॉड का जो है ना, ये रॉड इसके कांटेक्ट में होगा और ये वाला पोर्शन इसके कांटेक्ट में होगा। तो इस बीड पे ये रॉड इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, और ये भी इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। तो नेट नॉर्मल रिएक्शन जो होगा, नेट नेट जो फोर्स आएगा, ये Ft जो है, Ft की वैल्यू क्या हो जाएगी? N1 माइनस N। यही नेट नॉर्मल रिएक्शन है, इसी को मैंने बोल दिया नेट नॉर्मल। उसी नॉर्मल की वजह से फ्रिक्शन लगेगा, उसी नॉर्मल की वजह से फ्रिक्शन लगेगा। आई बात समझ में? अच्छा, एक एक चीज और मुझे ये बताओ कि ये अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इस वाले ये बीड की टेंडेंसी, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इस साइड है 80, तो इस बीड की टेंडेंसी किस डायरेक्शन में जाने होगी? वही बता रहा हूँ, आएगा, एक मिनट समझो ना। इस बीड की टेंडेंसी, तुम यहीं पे बैठ जाओ, तो तुमको क्या लगेगा? ये वाला एक्सेलरेशन फील नहीं होगा, तो तुम इस साइड एक फोर्स लगाओगे, सूडो फोर्स। तो इस बीड की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में आने की होगी, तो ये वाला कांटेक्ट जो है, ये एक दूसरे को प्रेस करेगा, ये भी प्रेस कर सकता है, बट यहां तो कंफर्म ही प्रेस करेगा, मतलब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ग्रेटर होगा और यहाँ पे स्मॉलर होगा। तो इसीलिए मैंने N1 माइनस N2 लिखा, बट यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है N1 माइनस N2 की, नेट अपने को N ही लिखना है। तो इसीलिए क्या आएगा यहाँ पे, जो टेंजेंशियल फोर्स है, वो टेंजेंशियल फोर्स किसकी वजह से आ रहा है? तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से? नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। देखो यार, समझो, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? अल्फा। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होना कंपलसरी है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? AT इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर, यही होता है ना? यस। वैसे समझो, सिर्फ उससे नहीं समझना है, सूडो फोर्स से आप समझ लीजिएगा तो भी आ जाएगा, बट वो भी करेक्ट है। समझो इसको, अल्फा इंटू आर। तो अल्फा अगर है तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, इसका मतलब नेट फोर्स होना है सेंट्रीपिटल, नेट टेंजेंशियल फोर्स आएगा। तो नेट टेंजेंशियल फोर्स कितना आएगा? M इंटू एटी। एटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा इंटू आर, एल। यहाँ पे आर क्या है? एल है। अब देखो, जैसे ये बीड यहाँ पे, तुम यहीं पे बैठ जाओ, तो अगर ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि बीड पहले रेस्ट में था, अब ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस बीड की टेंडेंसी किस डायरेक्शन में जाने की होगी? इस डायरेक्शन में जाने की तो टेंडेंसी नहीं है, इसके रेस्ट में रहने की ही टेंडेंसी है, इसके रेस्ट में रहने की ही टेंडेंसी है। बट आपको क्या लगेगा? आप यहीं पे हो ना, तो आप तो अपने आप को रेस्ट में मानोगे, तो आपको क्या लगेगा? बीड इस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे बस में बैठे हो, एक्सेलरेट किया, तो किसी का इनर्शिया ज्यादा है, तो क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा, तो किस डायरेक्शन में जाओगे? तुम्हारी टेंडेंसी रेस्ट में थी, और वो किस डायरेक्शन में जाना जाना चाह रहा है? आगे। तो तुम किस डायरेक्शन में जाओगे? बैकवर्ड्स। तो अभी क्या होगा? इसका मतलब क्यों, क्यों ऑपोजिट डायरेक्शन में? क्योंकि उस पे सूडो फोर्स, अगर तुम वहीं पे बैठ जाओगे,
उसी फ्रेम में तो तुमको लगेगा कि इस पे एक सूडो फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे भी इस पे एक सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की होगी। तो यहाँ पे कांटेक्ट इसका जो है ये ज्यादा प्रेस कर रहा होगा, ये वाला पोर्शन ज्यादा प्रेस कर रहा होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे भी अगर प्रेस कर रहा होगा तो भी लगा दिया, मुझे तो नेट नॉर्मल रिएक्शन से मतलब है, तो N1 माइनस N2 को नेट मान लिया। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा एफएस मैक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एफसीएफ के इक्वल हो जाएगी, और ये म्यू एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल हो जाएगा, और म्यू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ टी, है ना। तो यहाँ से आप एन को क्या बोल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, एम अल्फा एल, तो एम अल्फा एल इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एल, तो एल वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, एम वाला टर्म भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो अपने को क्या चाहिए था, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, म्यू अल्फा इक्वेशन 1, म्यू अल्फा इक्वेशन 1। आई बात समझ में। अब म्यू को जो है मैं टाइम के टी के टर्म्स में लिखूंगा, उससे आ जाएगा मेरा, नोट कर लीजिए इसको। यस, ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा टी आ जाएगा, करेक्ट, ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा टी आ जाएगा, हो जाएगा क्वेश्चन खत्म। ये समझा ना, क्या आप कौन सा पार्ट ये नहीं समझा, म्यू एन, अल्फा एल कैसे आया, ये मुझे ये बताओ। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इसका एक्सेलरेशन है ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब टेंजेंशियल फोर्स भी होगा, इस डायरेक्शन में अगर ये मोशन कर रहा है तो इस डायरेक्शन में वो फोर्स भी लगेगा, तो वो फोर्स कौन सा आएगा, नॉर्मल आएगा ना, कोई फोर्स तो है नहीं, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा उस डायरेक्शन में, नेट नॉर्मल रिएक्शन, तो नेट नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ना यार, ये रॉड है ये बीड है, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहाँ पे ये कांटेक्ट में है तो इस साइड नॉर्मल लगेगा, यहाँ पे ये कांटेक्ट में है तो इस साइड नॉर्मल लगेगा, तो नेट नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, N1 माइनस N2 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 80 है, ग्राउंड फ्रेम से देखोगे क्या लिखोगे, N1 माइनस N2 इक्वल्स टू M इंटू 80, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो N1 माइनस N2 इक्वल्स टू M इंटू 80, तो इसी को मैंने बोल दिया n की वैल्यू क्या हो जाएगी, M 80 कितना अल्फा एल, वही तो लिखा ना M अल्फा एल। नोट कर लीजिए। यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ इनसाइड नेट, नेट होगा यहाँ पे इनसाइड, देखो वैसा, अगर आप यहाँ पे मानो ये रॉड है, यहाँ पे बीड है, तो नॉर्मल रिएक्शन, अगर ये इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर रहा है तो नेट नॉर्मल रिएक्शन इसका इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, नहीं सूडो फोर्स N2 नहीं है, सूडो फोर्स तो यही है, ये वाला सूडो फोर्स होगा। अरे सूडो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ना, तो अगर इस बीड पे अगर आप फोर्स शो करोगे तो इस साइड N1 सूडो फोर्स दिखाया, तो एक्सेलरेशन 0 मानना पड़ेगा, एफ पी, ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन 80, तो यही हो जाएगा एम अल्फा एल, तो N1 माइनस N2 माइनस एम अल्फा एल इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। डन। अब यहाँ से ओमेगा को लिखेंगे, तो ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ऑल्सो ऑल्सो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो ओमेगा नॉट तो 0 है, अल्फा टी हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू अल्फा टी हो जाएगी, इक्वेशन तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, इक्वेशन 1 से ये कितना है, म्यू अल्फा, है ना, म्यू अल्फा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इनटू टी स्क्वायर, कहाँ से आया, फ्रॉम 1, तो एक अल्फा कैंसल आउट हो जाएगा, तो म्यू बाय अल्फा इक्वल्स टू टी स्क्वायर,
तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √μ/α। तो ये आंसर आएगा, एक बार चेक कर लीजिए कहाँ पे आपने मिस्टेक किया था, क्या हो रहा था। डन। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 13 सेम है क्वेश्चन नंबर 2 के। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया ना, क्या नेग्लेक्ट किया, कहाँ पे कुछ नेग्लेक्ट किया, यहाँ पे मैंने कुछ तो नेग्लेक्ट नहीं किया है, सबको ऐसे कंसिडर तो किया ना मैंने, सब कुछ कंसिडर किया है। हाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वो mg की बात कर रहे हो क्या तुम? ओके, हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ग्रेविटी फ्री स्पेस है, वैसा बोल सकते। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर क्या था, 1 फर्स्ट सॉल्व किया है, फर्स्ट ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया है, सेवेंथ भी सॉल्व किया यार, फर्स्ट, सिक्स, सेवेंथ, फोर्थ सब सॉल्व किया है, थर्ड, अरे इसका तो मुझे लग रहा है कि मैंने सब सॉल्व कर दिया है। हाँ ओके, यहाँ पे वो बोले mg, हाँ mg क्वेश्चन में है ही नहीं, mg क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है ना। अगर m देखो क्वेश्चन में अगर mg गिवन होता ना तो नेट नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना पड़ता, फिर एक नॉर्मल उस साइड लग रहा था, एक नॉर्मल ऊपर लगता फिर, है ना, तो वो देखना पड़ता। फर्स्ट क्वेश्चन आइडिया मतलब ऐसा बताया हुआ है ये क्वेश्चन, ये ऐसा है ना, ऐसा समझो, थोड़ा सा समझ लीजिए आप, ये ऐसा है, फर्स्ट ऐसा था, ये ऐसा है। अभी देखो ये यहाँ पे फिक्स्ड है, और ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे। तो आप वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी गिवन है, तो वेलोसिटी यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ से ये x डिस्टेंस पे है ना, थोड़ा 3D है, बस यही है और कुछ नहीं है, y z। तो देखिए जब ये जस्ट अबव होता है इसके, तब ये ब्रेक होता है, तो जस्ट अबव है तब ये ब्रेक होता है। तो आप ये बोलिए x की वैल्यू तो यही रहेगी ना यार, कहीं यहाँ पे आके मान लीजिए, कहीं यहाँ पे z के अलोंग, y के अलोंग आके स्ट्राइक करेगा, ऐसा आके स्ट्राइक करेगा, है ना। एक मिनट रुको, एक दो पेन देखने दो, ऐसे मान लो ये y है, ये y है, और ये x है, ये x है, ये y है, ये x है, अरे एक मिनट रुको ना, और ये तुम्हारा z है, ये y है, ये x है, ये y x ये z है। तो अभी इसका सर्कुलर मोशन कैसा हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन ऐसा हो रहा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो ऐसा सर्कुलर मोशन कैसा, कोनिकल पेंडुलम टाइप हो रहा है, यहाँ पे ऐसा एक एंगल है, फिक्स्ड एंगल है, इसी से ऐसा जा रहा है, ऐसा ऐसा जा रहा है। तो जब ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, एक्स एक्सिस के अबव, यहाँ पे आ रहा है, ये एक्स एक्सिस है, मान लो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे तो नहीं रहेगा क्योंकि ये फिक्स्ड है, तो ये कुछ ऐसा एंगल पे रहेगा, ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे जब आ रहा है, तब ये ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ऐसा सर्कुलर पाथ है गिवन है, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, तो प्रोजेक्टाइल कैसा होगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से जाएगा और यहाँ पे आएगा प्रोजेक्टाइल। आई बात समझ में। तो अब ये कैसा प्रोजेक्टाइल होता था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। कैसा प्रोजेक्टाइल, तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा ना यार, क्योंकि यहाँ पे जितना आया है एक्स कोऑर्डिनेट तो उतना ही रहेगा। कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए रेंज फाइंड करना पड़ेगा, ये आपका रेंज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये आ रहा है ऐसा वेलोसिटी, तो ये ऐसा आएगा। इसको मैं यहाँ पे अगर इस प्लेन में देखना चाहोगे, तो इस प्लेन में ऐसा होगा, ये वेलोसिटी है इतना, ये कितनी हाइट से है, तो ये वाली हाइट गिवन है क्वेश्चन में, 5 मीटर। तो ये 5 मीटर से इस यू से प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऐसा, तो ये वाला वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यही है वाई कोऑर्डिनेट। तो आ जाएगा ना अभी आंसर, y इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, वाई इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, यू एक्स जो भी गिवन है यही होगा, टी की वैल्यू कितनी, √2h/g। हो गया ना क्वेश्चन खत्म। तो थोड़ा सा 3D है तो विजुअलाइज करो, आ जाएगा।
सिक्स्थ भी डिस्कस किया है, एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया है यार, सिक्स्थ भी डिस्कस किया है मैंने। एक बार क्या करता हूँ, अगर एक्सरसाइज 2 में अगर कोई डाउट आए तो बता देता हूँ, पहले एक्सरसाइज 3 और 4 कर लेते हैं। तो सेकंड तो सिंपल सा है, ज्यादा कुछ है नहीं, देख लेना एक बार, फॉर्मूला बेस्ड है। तो एक बार मैं एक्सरसाइज 3rd एंड 4th देख लेता हूँ, फिर अगर टाइम मिला तो इसको डिस्कस कर लेंगे, जो भी 6 बोल रहे हो, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, नहीं होगा तो एक बार देख लेंगे कि ज्यादा कुछ है नहीं, बस ग्राफ है थोड़ा सा। एक्सरसाइज थर्ड में कोई डाउट है? कॉम्प्रिहेंशन, एक मिनट रुको, एक्सरसाइज थर्ड कॉम्प्रिहेंशन 1, 2 एंड 3 तो सभी हो गया ना फिर। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। 3 तो दिया ही नहीं था, तो 3 कहां से आ गया? एक कॉम्प्रिहेंशन 1 एंड 2 ही दिया था ना यार, 3 अभी होगा ही नहीं। 3 में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आएगा तो अभी नहीं हो पाएगा, वो आपको लास्ट में होगा जब अपन वर्क पावर एनर्जी कंप्लीट करेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब। तो देखो यहाँ से कॉम्प्रिहेंशन 1 क्या है? The system shown in figure is rotated in a horizontal circle about the vertical axis, shown with angular velocity which is gradually increased from 0. तो ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये ऐसा है। यहाँ पे एक पुली है और इससे एक ब्लॉक जो है वो अटैच्ड है ऐसा, और यहाँ पे भी एक ब्लॉक है, कुछ ऐसा दिया हुआ है। m2 m1 म्यू इक्वल्स टू 0.5, और यहाँ पे कुछ म्यू गिवन है नहीं, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r गिवन है, तो आई थिंक इसका कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये इसके यहाँ पे होगा फिर। ठीक है, देख लेते क्या है, क्योंकि r की वैल्यू दी हुई है, तो या तो यहाँ से होगा ये वाला डिस्टेंस r, या तो ये वाला डिस्टेंस मुझे लग रहा है यहाँ से होगा, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, ये तो मूव नहीं करने वाला है, ये जाएगा। तो ये तो r या तो यहाँ से डिस्टेंस होगा, या ये वाली पुली यहाँ पे होगी, जस्ट यहाँ, दो ही केस हो सकता है। ठीक है, ऐसा अगर दिया है क्वेश्चन में तो। r की वैल्यू कितनी है? 0.5 मीटर है। m1 2 kg है, m2 की वैल्यू 1 kg है। ओमेगा 0 से इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अपर फेस ऑफ m2? ओके, यहाँ पे इस वाले पे m2 व्हेन रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ब्लॉक्स जस्ट स्टार्ट्स। तो जैसे ही ये स्टार्ट होगा उसी इंस्टेंट पे आपको बताना है ना, जैसे स्टार्ट होगा इसका रिलेटिव मोशन, वैसे ही आपको बताना है कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। देख लेते हैं ना, मैं बोल रहा हूँ अभी यूज तो नहीं किया है, अभी कैसे यूज होगा क्या होगा अभी समझेंगे आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो यूज नहीं होगा ना, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इसी कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें तो यूज नहीं होगा। देख लेते हैं, अगर कुछ होगा तो अपन सॉल्व कर लेते हैं। अगर यही आर है, यही आर है तो भी देख लेते हैं, देख लेते हैं ना, यही आर हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर इसके मोशन की कुछ बात होगी तब ये आर रहा होगा, नहीं तो यहाँ से अगर सर्कुलर मोशन देखेंगे तो यही इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये इसका सर्कुलर मोशन है तो ऐसा सर्कल बन रहा होगा इसके लिए, ऐसा सर्कल बनेगा तो ये इसलिए दिया हुआ है कि ये इसका क्या हो जाए, रेडियस बन जाए, बस यही है। हाँ, अगर इसके मोशन की बात करेगा तब ये समझ में आ रही है बात। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए दिया होगा आई थिंक इस क्वेश्चन में, तो इसीलिए पुली यहाँ पे भी रहेगी, यहाँ पे भी रहेगी, कहीं पे भी रहेगी, तो आर से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए यूज कर लेंगे इसको। ठीक है, ये बात आई समझ में। अब इसके भी जैसे स्लिपिंग स्टार्ट होगी, मतलब रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा, तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा तो आपको क्या बताना है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होएगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस पे क्या होएगा, है ना। अब मुझे ये बताओ यहाँ से कि ये ब्लॉक m1 है, तो जैसे ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा, इस साइड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा m1,
ओमेगा स्क्वायर आर, इस साइड भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा m2 ओमेगा स्क्वायर आर m2 पे। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो स्लिपिंग होगी वो किस फोर्स की वजह से होगी? यहाँ पे टेंशन भी लग रहा है, यहाँ पे टेंशन भी लग रहा है, तो इस टेंशन की वजह से स्लिपिंग होगी या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से स्लिपिंग होगी? एफसीएफ इसकी वजह से होगा ना स्लिपिंग यार। ये अभी अब ये बताओ, अगर रोटेट नहीं भी करेगा तो भी टेंशन हो सकता है, टेंशन की वजह से कैसे स्लिपिंग हो जाएगी बताओ ना? ये टेंशन की वजह से स्लिपिंग होगी। अरे वेरी गुड, ये बताओ टेंशन की वजह से अगर स्लिपिंग होती ना तो ये रोटेट नहीं भी करता तो भी स्लिप हो जाता, ये रोटेट नहीं भी करता ना तो भी स्लिप हो जाता। ये रोटेट कर रहा है तभी स्लिप होगा, वरना थोड़ी स्लिप होगा, ये ऐसे रखा हुआ है बस यूं ही रहेगा। ये रोटेट कर रहा है तभी स्लिप होगा ना यार। तो अगर रोटेट कर, ये बताओ अगर ये ओमेगा की वैल्यू जीरो रहती, ओमेगा की वैल्यू जीरो रहती, क्या ये स्लिप करता? ओमेगा की वैल्यू जीरो है, स्लिप करता ये? नहीं करता, करेक्ट ना? तो स्लिप नहीं करेगा, तब भी तो टेंशन था ना इसमें कुछ, मान लो या टेंशन जीरो था, कुछ भी था। तो अगर स्लिप करता, तो अब तुम बोल रहे हो टेंशन की वजह से स्लिप करता, तो पहले भी स्लिप कर जाता। बट अभी जैसे इसका ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, तो ओमेगा इंक्रीज होते होते क्या होगा, एक ऐसी वैल्यू आएगी जहां पे ये वाला फोर्स इसको ओवरकम करेगा या ये वाला फोर्स इसको ओवरकम करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में या ये इस डायरेक्शन में स्लिप करेगा। तो यहाँ पे जो स्लिप हो रहा है उसका वो कौन सा फोर्स, किस फोर्स की वजह से हो रहा है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हो रहा है। आई बात समझ में? हाँ, इस साइड हो सकता है, उस साइड नहीं होगा। उस साइड कब होता, बता रहा हूँ। उस साइड उसकी टेंडेंसी कब होती स्लिप होने की? जब उसका कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दिया होता ना, तब आएंगे, उस पे भी आएंगे अपन। जब अल्फा दिया होता, क्योंकि इसकी टेंडेंसी उस डायरेक्शन में जाने की, मतलब एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन इस साइड होगा। तो फोर्स जब लगेगा उस पे, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो होगी ना टेंडेंसी कि फोर्स जब ओवरकम कर लेगा एफएस मैक्स को, फोर्स जब, अरे ऐसे नॉर्मल, अरे पहले इतना, अभी यही देखो, इसलिए अभी मुझे अभी कभी कभी क्या होता है थोड़ा, मैं कभी ज्यादा बोल देता हूँ तुम लोगों को, इसलिए कि अभी मैं तो बताया ही नहीं ना कि किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन है। नहीं नहीं, वो चीज नहीं बोल रहा हूँ। किसी ने बोला डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन से राइट कैसे हो गया, अभी मैंने बताया क्या कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पे हो, वो सब नहीं बोल रहा। हाँ ठीक है, तुम जिस डायरेक्शन बोल रहे हो, फ्रिक्शन की बात किया क्या मैंने कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा? नहीं ना, समझो तो एक बार समझा रहा हूँ, समझो ना। जब डाउट ही आ गया है तो बीच में नहीं बोलना कि सर फ्रिक्शन का डायरेक्शन यहाँ कैसे आ गया, वहां कैसे आ गया। समझा रहा हूँ, एक बार समझ में आ जाए फिर चलेगा, ठीक है? और वैसे कोई डाउट है कि सर हाँ इनवर्ड्स होगा आउटवर्ड्स होगा, वो सब पूछ सकते हो, उसमें थोड़ी कुछ है। वो सब डाउट तो जेन्युइन डाउट है, पूछ सकते हो, बट ये नहीं कि सर यहाँ पे राइट कैसे हो गया। अरे यही तो तुम्हारा डाउट है, तभी तो मैं बता रहा हूँ। क्लियर? देखो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल, इस पे, इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक पे ये चीज समझ में आ गई कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये वाला और ये वाला, इसी की वजह से ये स्लिप करेगा। तो अब सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड जो है इसमें टेंशन और इसमें टेंशन सेम होना है, इसमें टेंशन और इसमें टेंशन क्या होना है, सेम। और इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो भी सेम होगा। यहाँ पे जो फ्रिक्शन इस पे लगेगा और यहाँ पे जो फ्रिक्शन इस पे लगेगा वो भी सेम होगा। तो अब सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि इन दोनों ब्लॉक में सबसे पहले किस, मतलब किस पे ज्यादा इस डायरेक्शन में ड्राइविंग फोर्स लगा है, जिसकी टेंडेंसी पहले इस डायरेक्शन में मूव, है ना? यहाँ पे फ्रिक्शन सेम होना है, यहाँ पे भी फ्रिक्शन सेम होना है, टेंशन भी सेम है। तो सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, कौन सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेटर है, क्योंकि जो ग्रेटर होगा वही फोर्स ओवरकम करेगा। ये बात आई समझ में? तो यहां से आप देखिए m1 को, m1 की वैल्यू 2 kg है और m2 की वैल्यू 1 kg है। ओमेगा स्क्वायर आर इसके लिए और ओमेगा स्क्वायर आर इसके लिए, दोनों के लिए कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो है m1
ओमेगा स्क्वायर आर ग्रेटर है m2 ओमेगा स्क्वायर आर से। इसका मतलब या इस साइड जो फ्रिक्शन या टेंशन इस पे लग रहा होगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी अगर इस डायरेक्शन में जाने की होगी या इसी की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की होगी तो फ्रिक्शन इस साइड लगेगा। तो कोई भी ब्लॉक अगर इस साइड मूव करना चाह रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगा, टेंशन भी है। तो ये टेंशन और फ्रिक्शन को कौन सा फोर्स पहले ओवरकम करेगा, तो ये वाला फोर्स, क्योंकि m1 और r तो गिवन है, m2 r भी गिवन है। ओमेगा जैसे जैसे इंक्रीज होगा दोनों का तो एक इंस्टेंट आएगा जब ये m1 ओमेगा स्क्वायर r की वैल्यू सेम ओमेगा के लिए m1 ओमेगा स्क्वायर r की वैल्यू m2 ओमेगा स्क्वायर r से ग्रेटर हो जाएगी, ये ओवरकम कर लेगा। तो पहले इस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी इस डायरेक्शन में मोशन की, पहले इस ब्लॉक की टेंडेंसी आएगी इस डायरेक्शन मोशन की, ये स्लिप करेगा इस डायरेक्शन में। तो जैसे ये स्लिप करेगा इस डायरेक्शन में, इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। और जैसे इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आया है, इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगा। आई बात समझ में कुछ क्लियर? तो अब समझ में आया डायरेक्शन कैसे आया। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कौन सा सबसे पहले कॉज क्या है, ये स्लिपिंग का कॉज क्या है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब जो फोर्स ग्रेटर होगा वही क्या करेगा, ओवरकम करेगा फ्रिक्शन और टेंशन को, जो पहले ग्रेटर हो जाएगा। तो ओमेगा तो सबके लिए सेम होगा, m2 की वैल्यू टी ग्रेट, अरे ये बताओ ओमेगा कांस्टेंट थोड़ी है, टी ग्रेटर है, एफ है, टी है, एफ है, और एक वैल्यू है m ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, जीरो से इंक्रीज हो रहा है, जीरो से एक पर्टिकुलर वैल्यू तक इंक्रीज होगा, ये ग्रेटर भी होगा तो भी ओमेगा इंक्रीज होता 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 क्या करेगा, इसको ओवरकम कर लेगा इन दोनों फोर्स को। आई बात समझ में? तो इसलिए सेकंड का जो आंसर है क्या बोला, व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द अपर फेस ऑफ m2। तो m2 पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस m2 पे, तो राइट वर्ड्स। क्लियर? तो इसका आंसर भी हो जाएगा, नोट कर लीजिए क्या बोला मैंने। सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है, इसका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली the minimum value of angular velocity to start a relative slipping between the two blocks। the relative slipping देखना है two blocks के बीच का, तो क्या होएगा। अब देखो ब्लॉक m1 है तो इस डायरेक्शन में क्या है m1 ओमेगा स्क्वायर r, तो यहाँ पे टेंशन t आएगा और यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा म्यू एन कितना, म्यू m1 g आएगा। सेकेंड ब्लॉक m2, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस साइड m ओमेगा स्क्वायर r, और फ्रिक्शन इस पे इस साइड आया है तो इस पे फ्रिक्शन इस साइड आएगा, म्यू m1g के इक्वल होगा, टेंशन इस साइड है। जस्ट स्टार्ट हो रहा है, जस्ट स्टार्ट में बताया है जहां पे लिखा है जस्ट स्टार्ट, इसका मतलब जस्ट जहां पे आ गया, इसका मतलब वहां पे उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। मतलब ये फोर्सेस को बैलेंस कर रहा होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा m1 ओमेगा स्क्वायर r इक्वल्स टू t प्लस म्यू m1g, इक्वेशन 1। दूसरा क्या आएगा, म्यू m1g प्लस m2 ओमेगा स्क्वायर r माइनस टी या इक्वल्स टू टी, इक्वल्स टू टी, इक्वेशन 2 हो गया। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आएगा m1 ओमेगा स्क्वायर r माइनस म्यू m1g माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर r इक्वल्स टू म्यू m1g। तो ओमेगा चाहिए, ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से m1 माइनस m2 इंटू r, इसको इस साइड लेके जाओ, म्यू g m1 माइनस m2, m1 प्लस हो जाएगा है ना, सॉरी m1 ही है ना, तो 2 म्यू m1g आ जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर इज 2 म्यू m1g अपॉन m1 माइनस m2 इंटू आर, वैल्यू पुट कर देते हैं तो ओमेगा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2। म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू कितना था क्वेश्चन में यार, 0.5, म्यू है 0.5, m1 की वैल्यू 2 है, g 10 है, ये 2 माइनस 1 इंटू आर की वैल्यू 5,
R5 था, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 4/5, नहीं सॉरी 4 हो जाएगा, करेक्ट 4 आ जाएगा, 4 ही आ रहा है ना, 2 इंटू 0.5 इंटू 2 इंटू 10 बाई 2 माइनस 1 इंटू 5, तो सही तो है यार, 5 से 5 जाएगा 4, 2 आना चाहिए, आंसर 2 नहीं दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन तो सही सॉल्व किया ना यार, 2 है, 0.5 है, 2 है, 4 इंटू 5 20/5 सही है यार, यही आना चाहिए आंसर, इसका मतलब ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है, 2 रेडियन पर सेकंड यही आंसर आएगा, है ना, यही आंसर आएगा फिर, क्योंकि आंसर तो यही आना है, बट ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है, कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, 6.3 4 7.4 8.3 आंसर, 1 मिनट, ये 5 मीटर ही है ना, नहीं 0.5 है, 0.5 है, ये 0.5 है, हाँ तो ये जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा, 40 होगा तो 6 पॉइंट फिर आ जाएगा, है ना, 6.3 रेडियन आ जाएगा आंसर, वही तो सोच रहा हूँ, ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, 0.5, नोट कर लीजिए इसको। अब किसी इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, इसमें इसमें या इसमें, तो यहाँ से टेंशन आ जाएगा, यहाँ से टेंशन आ जाएगा, सर अगर पुली मासलेस नहीं होती तो हम लोग आर का वैल्यू यूज नहीं कर पाते ना। डन। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, नेक्स्ट वाई टेंशन पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग M1 एंड M2 व्हेन स्लिपिंग जस्ट स्टार्ट्स बिटवीन द ब्लॉक्स, जस्ट स्टार्ट्स फिर से वही आएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2 ही लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 2 टेंशन की वैल्यू कितनी है उसमें, म्यू M1G प्लस M2 ओमेगा स्क्वायर आर, वैल्यू पुट कर दीजिए 0.5 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 6 ओमेगा स्क्वायर 40 इंटू आर 0.5, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 10 आ जाएगी ना, 10 प्लस ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो टेंशन की वैल्यू 30 न्यूटन आ जाएगी, तो ये कॉम्प्रिहेंशन 1, नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन 2 देखिए, कॉम्प्रिहेंशन 2 सेकेंड में क्या बोला, कॉम्प्रिहेंशन 2 क्या है, अ रोड ऑफ रेडियस r is banked for vehicles going at a speed 10 meter per second, the road has sufficient friction to prevent slipping, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है, रेडियस 20 मीटर है और स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये कब है, यहाँ से एंगल ऑफ बैंकिंग फाइंड कर सकते हैं, v की वैल्यू, यहाँ से एंगल ऑफ बैंकिंग आ जाएगा, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता था, v² by gr, है ना, या v की वैल्यू आपको अगर याद है तो gr tan थीटा अंडर रूट, तो v क्या दिया हुआ है 10 इक्वल्स टू 10 इंटू r की वैल्यू 20 इंटू tan थीटा, यहाँ से एंगल ऑफ बैंकिंग आ जाएगा अपने को, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 100 इंटू 10 इंटू 20 इंटू tan थीटा, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू हो गई 1/2, tan थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो अगर कहीं पे आएगा तो यूज कर लेंगे tan थीटा की वैल्यू 1/2, यही पाएगा तो यूज कर लेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा 1/2। अब आगे का इन्फॉर्मेशन क्या आगे बना है, तो सबसे पहले ये फाइंड, जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ फर्स्ट स्टेटमेंट से अपन ने ये फाइंड कर लिया कि tan थीटा वुड बी 1/2, थीटा क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग,
अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, the road has sufficient friction to prevent slipping. A vehicle of 200 kg moves on this road. Take g equals to 10 meter per second square. What will be the magnitude and direction of friction on the vehicle if it negotiates the curve at a constant speed of इतना? Negotiate the curves, इसकी मीनिंग वही है। यहां से देखो ये फिफ्थ है, तो अभी क्वेश्चन में क्या है, ये ऐसा है, कर्व पाथ है बट एंगल ऑफ बैंकिंग भी है, मतलब ये ऐसा है। तो जैसे ये देखो यहां से ये क्या कर रहा है, ये कहीं पे रोड ऐसा होगा स्ट्रेट होगा या इस साइड से आ रहा होगा, ऐसे टर्न ले रहा होगा, तो टर्न लेगा जैसे ये यहाँ पे आ रहा है, इस कर्व पाथ पे आ रहा है, और वैसे कर्व पाथ पे आ रहा है जिसका रेडियस कुछ गिवन है नहीं, हाँ 20 मीटर है, रेडियस 20 मीटर है, तो यहाँ पे आ रहा है, तो इसी इंस्टेंट के बारे में बताना। तो अब यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो अब ये इसको एक पार्टिकल मान लेते हैं, एफबीडी बना दो, एफबीडी बना दीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट विल द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन द व्हीकल इफ नेगोशिएट्स द कर्व एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले क्या करो, एक बार ये कर लो, फ्रिक्शन का डायरेक्शन बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसका वी मैक्स और वी मीन फाइंड कर लेते हैं, चलेगा क्या उससे? वी मैक्स पता है अपने को कि अगर ये कर्व पाथ पे जा रहा है और बैंक एंगल ऑफ बैंकिंग भी है और फ्रिक्शन भी है, तो उस केस में एक रेंज आता था वी मीन और वी मैक्स का, तो उससे 5 मीटर है, फिफ्थ में 5 मीटर है और सेकंड वाले सिक्स्थ में 15 मीटर पर सेकंड है, तो उससे अपन रिलेट कर पाएंगे कुछ, है ना? तब तो पता चल पाएगा ना कि इसकी टेंडेंसी किस डायरेक्शन में है जाने की, स्किड करने की टेंडेंसी है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करने की टेंडेंसी है। एक बार मैं वो फाइंड कर लेता हूँ, वी मीन और वी मैक्स। तो वी मीन की वैल्यू क्या होगी, एक बार देखते हैं क्या होता था फॉर्मूला, जी आर, यहाँ पे क्या होता था 1 प्लस म्यू टैन थीटा, 1 माइनस होता था ना, 1 माइनस म्यू टैन थीटा, टैन थीटा माइनस म्यू। एक मिनट देखो, अभी मुझे फॉर्मूला भी, हाँ वही आएगा वही आएगा। वी मीन एक बार फिर से बताओ इसका क्या फॉर्मूला था, मुझे फॉर्मूला मैं लर्न तो नहीं करता हूँ फॉर्मूला, मैं तो डेराइव ही करूंगा, क्या होता था फॉर्मूला एक बार बोलो तो, या डेराइव करो, डेराइव तो नहीं करने बैठा मैं, जी आर इंटू टैन थीटा माइनस म्यू, और यहाँ पे क्या होता था इंटू 1 प्लस म्यू टैन थीटा, करेक्ट। तो यहाँ से क्या आएगा, जी आर टैन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टैन थीटा, ऐसा होता था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जी आर मिनिमम देख लेते हैं, जी आर टैन थीटा की वैल्यू 1/2 है, और म्यू कितना दिया हुआ है यार, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ओके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन ही नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन ही नहीं है, म्यू की वैल्यू गिवन नहीं है, तो म्यू की वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो हाँ तब तो नहीं नहीं, उससे डायरेक्शन में फाइंड कर लेता, ये बोल रहा हूँ, म्यू की वैल्यू गिवन नहीं है, तब ये फॉर्मूला यूज करने का मतलब नहीं होगा ना फिर, तब एफ बी डी लगा लो यार, अभी क्या करने का, क्योंकि अब ऐसे सिर्फ रिलेट कर लो, अब सिर्फ ऐसे रिलेट कर लो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या रिलेट करना है अपने को, कि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, ये इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है और सिक्स में कितना है 15 मीटर पर सेकंड है, तो ये बोल सकते हैं कि ये मैक्सिमम को अप्रोच कर रहा होगा, मैक्सिमम होगा या नहीं होगा, बट उसको अप्रोच कर रहा होगा, और ये मिनिमम को, मतलब यहाँ पे जो है इसकी टेंडेंसी स्लाइड होने की हो सकती है, क्योंकि ये 5 है और ये 15 है, तो इसकी टेंडेंसी बाहर जाने की हो सकती है, तो अगर इसकी टेंडेंसी स्लाइड होने की होगी तो फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, इसकी टेंडेंसी बाहर जाने की होगी तो फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, बस वही रिलेट करना है, बाकी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 मीटर है, तो 5 मीटर है, तो इसकी टेंडेंसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने, मतलब इस डायरेक्शन में आने होगी, इनवर्ड्स, तो इसका मतलब इस साइड फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, तो अपवर्ड्स देना चाहिए, अपवर्ड्स में ये आंसर होगा, या तो ए या तो बी या तो डी होगा, हाँ तो ऐसे रिलेट कर लेना, है ना? तो यहाँ पे इसकी स्पीड 5 मीटर, वी कितना है 5 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में आने की है, तो इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, तो एक बार तो ये तो आ गया, अब क्वेश्चन ही खत्म हो गया खत्म, एम जी। अब यहाँ पे नॉर्मल ऐसा, ये एंगल थीटा फाइंड कर लिया अपन ने, ये भी थीटा, इसका सर्कुलर पाथ ऐसा है, तो सॉरी ये थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा,
ये थीटा होगा तो n cos थीटा, इस डायरेक्शन में n sin थीटा, है ना। तो अब रिजॉल्व करके आंसर आ जाएगा इसका। 6th में देख लीजिए v की वैल्यू 15 है, 15 मीटर पर सेकेंड। तो अभी इसकी टेंडेंसी किस डायरेक्शन में जाने की होगी, तो इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन, इसका जो भी आंसर आएगा A एंड D सेम है। हाँ A एंड D तो सेम दिख रहा है, तो देख लो सेम आ रहा है क्या, वो 300 होना चाहिए, वो 200 लिखा है। डी वाला जो आंसर है ना, नहीं 300 होगा तो वो होगा, वो डाउनवर्ड्स लिखा होगा फिर क्या, नहीं डाउनवर्ड्स भी दिया हुआ है। कुछ देख लो आंसर कितना आ रहा है, ए होगा तो डी भी बोल देंगे यहाँ पे, अगर आंसर ए आ रहा है तो डी भी आ जाएगा, इसमें क्या है। तो इस केस में फ्रिक्शन इस साइड लगेगा बस, और कुछ नहीं है। ये एम जी है, ये ऐसा है, ये नॉर्मल है, ये थीटा होएगा, तो ये एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा, यहाँ पे इस साइड एक और लिख दीजिए एफ सी एफ, एम वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ पे फिर से एन साइन थीटा, फ्रिक्शन इस साइड और इस साइड एफ सी एफ, रिजॉल्व कर लीजिए, आंसर ले आइए एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे वी की वैल्यू 15 है, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो डायरेक्शन ऐसे डिसाइड कर लिया कि 5 है 15 है, तो मतलब ये मैक्सिमम वेलोसिटी को अप्रोच कर रहा होगा, ये मिनिमम वेलोसिटी को, तो इसलिए इसकी टेंडेंसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की, तो फ्रिक्शन अपवर्ड्स, और इसकी टेंडेंसी बाहर जाने की होगी, तो इसलिए फ्रिक्शन डाउनवर्ड्स। आई बात समझ में? मुझे लगा वी मिनिमम से मैं रिलेट कर पाऊंगा, बट म्यू तो गिवन ही नहीं है। क्लियर है? तो ये था आपका एक्सरसाइज 3। इसका जो कॉम्प्रिहेंशन 3 है वो लास्ट में कराऊंगा, लास्ट में मतलब वर्क पावर एनर्जी के बाद। एक्सरसाइज 4 के डाउट्स बोलिए, एक्सरसाइज 4। हाँ नेक्स्ट लेक्चर से WPE, वर्क पावर एनर्जी, बट मुझे कुछ क्वेश्चंस कराने हैं सर्कुलर मोशन में, वो बताना पड़ेगा मुझे, आज नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर के फर्स्ट हाफ एन आवर में हो जाएगा, 1-2 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4 फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया है, 2 and 7th फर्स्ट करा दिया है, सेकेंड, थर्ड, 5th, 6th, ठीक है, 4th, सेकेंड देख लीजिए। हाँ तो वही है, फर्स्ट तो पहले ही करा दिया है, फर्स्ट तो लास्ट लेक्चर में मैंने खुद से एक क्वेश्चन दिया था आपको, वही है ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लीजिए, थर्ड भी देख लेते, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड मुझे लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन शायद आपने पहले किया है। सेकेंड देख लेते हैं पहले क्या है। एन इंसेक्ट क्रॉल्स अप अ हेमिस्फेरिकल सरफेस वेरी स्लोली, the coefficient of friction between the insect and the surface is 1/3. If the line joining the center of the hemispherical surface to the insect makes an angle alpha with the vertical, then find the maximum possible value of alpha. ये ऐसा है, इसका सेंटर यहाँ पे है, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे गया है, यहाँ पे आया है। हाँ ये थर्ड क्वेश्चन है, ये तो मेरे में सेकंड दिख रहा है, सेकंड है ना। हाँ ठीक है देख लेते हैं। अब ये बताओ, सबसे पहले आप ये बताइए, ये एंगल अल्फा है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में जो है 1/3 है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये बताइए कि अगर ये अल्फा है, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या बोलेंगे कि ये जो इंसेक्ट है वो आगे और भी मूव करेगा या यहीं पे रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि इस एंगल की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए अपने को। तो ये और आगे मूव कर सकता है क्या इस पे? अब ये बताओ, मुझे ये बताओ, अगर ये यहाँ पे मूव मूव सपोज इसकी वेलोसिटी होगी, मैंने मान लिया इसकी वेलोसिटी होगी कुछ जीरो नहीं है, अगर v जीरो नहीं होगा तो ये और आगे मूव करेगा, आगे मूव करेगा तो ये अल्फा इंक्रीज हो जाएगा ना और भी। तो मैक्सिमम अल्फा के लिए इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो ना। मैक्सिमम अल्फा के लिए
क्योंकि अल्फा आपको मैक्सिमम चाहिए, ये एंगल मैक्सिमम चाहिए। अगर अभी इसकी वेलोसिटी होगी तो ये और भी मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ये मोशन में होगा, मोशन में होगा तो अल्फा की वैल्यू और ग्रेटर हो सकती है इससे, तो मैक्सिमम लाने के लिए फाइनली ये रेस्ट में आ जाएगा। अब ये आगे यहां से मूव नहीं करेगा, तो जैसे ही आगे मूव नहीं करेगा तो यही इसका अल्फा मैक्सिमम आ जाएगा। आई बात समझ में कुछ, है ना? क्योंकि अगर ये इसकी वेलोसिटी कुछ होगी तो ये, और ये यहाँ पे रेस्ट में थोड़ी आएगा, ये तो मूव करेगा ना इस डायरेक्शन में, इसका मोशन होगा, मोशन होगा तो ये यहाँ से आएगा। सपोज यहाँ से आया तो पहले एंगल ये था, अभी एंगल ये हो गया, तो एंगल तो इंक्रीज हो रहा है, तो मैक्सिमम एंगल के लिए फाइनली इसको किस में आ जाना है, रेस्ट में आ जाना है। तो रेस्ट में आएगा तो मैं मान लेता हूँ कि ये ऐसा हो गया, यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, और यही जो अल्फा है यही क्या है, मैक्सिमम एंगल है, मैक्सिमम है ना। तो सबसे पहले इसका FBD बना लीजिए। सबसे पहले ये mg आएगा इस डायरेक्शन में, ये इस सरफेस के कांटेक्ट में है, तो सेंटर के टुवर्ड्स क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन। सेंटर के टुवर्ड्स क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो अब यहाँ पे जो फोर्स को रिजॉल्व करें, अब ये बताइए कि यहाँ पे किस फोर्स को रिजॉल्व करूं, नॉर्मल को या mg को? नहीं, तभी तो एक मिनट सुनो ना, तभी तो अल्फा 90 हो जाएगा ना। ये बताओ ना, तब इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से अगर ये ऐसा है, ये ऐसा है, तभी तो अल्फा यहाँ अगर ये स्किड आउट कर जाएगा तो ये अल्फा की वैल्यू तो 90 हो जाएगी ना, तब तो फाइंड भी नहीं कर पाएंगे ना मैक्सिमम अल्फा। यहाँ पे इसकी कोई वेलोसिटी आ गई तब तो मैक्सिमम अल्फा फाइंड भी नहीं कर पाएंगे ना। कैसे फाइंड करेंगे तब मैक्सिमम अल्फा? ये बात आई समझ में? तो क्वेश्चन वैसा ही होगा कि कहीं ना कहीं ये रेस्ट में आ जाए। तो यहाँ पे किसको रिजॉल्व करना है, mg को। क्यों mg को रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका मोशन ऐसा है, ये इस लाइन के अलॉन्ग मोशन कर रहा है ऐसा। तो अगर ये ऐसा मोशन कर रहा है तो एक फोर्स इसके इस लाइन के अलॉन्ग होना चाहिए, कोई भी फोर्स जितना फोर्स एक्ट कर रहा है उसका कंपोनेंट इस लाइन के अलॉन्ग होना चाहिए और इसके परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, नॉर्मल तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो किसको रिजॉल्व करेंगे, mg वाले टर्म को। आई बात समझ में कुछ? तो mg वाले, तो mg देख लीजिए, ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा, तो mg cos अल्फा इस डायरेक्शन में mg sin अल्फा। अब ये बताओ अगर इस पे फोर्स लग रहा है, ऐसे समझिए, यहां से ये मूव करना स्टार्ट कर रहा है, मूव करना स्टार्ट कर रहा है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, जहां पे ये रेस्ट में आ जाएगा। रेस्ट में आने का मतलब है ये आगे इसका मोशन कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो मोशन अगर कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, ये रेस्ट में आ गया है, तो ये वाला जो ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, इससे जो ये एंगल बना रहा है वो एंगल मैक्सिमम होगा, क्योंकि आगे मूव नहीं कर रहा है तो अब एंगल तो ये इंक्रीज होगा नहीं। तो मैक्सिमम एंगल के लिए क्या होना चाहिए, फाइनली इसको रेस्ट में आ जाना चाहिए। तो फाइनली ये किस में आ गया, रेस्ट में आ गया है। रेस्ट में आ गया तो अब इस पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, तो एक mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक नॉर्मल रिएक्शन सेंटर के टुवर्ड्स। अब देखो इसका मोशन होगा तो ये इसी लाइन के अलॉन्ग ऐसा ही मोशन कर रहा है ना यार, ये मूव भी करेगा तो इसी के अलॉन्ग मूव करेगा, तो इसके अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो कोई भी फोर्स अगर इस पे एक्ट कर रहा है तो उस फोर्स को इस लाइन के अलॉन्ग रिजॉल्व करेंगे और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। तो नॉर्मल तो ऑलरेडी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, mg नहीं है, तो mg को रिजॉल्व कर दिया इसके लाइन ऑफ मोशन के अलॉन्ग, तो हो जाएगा mg sin अल्फा। ये अल्फा है तो mg cos अल्फा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में mg cos अल्फा। तो अब ये वेलोसिटी इसकी 0 है, तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, m into ac। तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, n minus mg cos अल्फा इक्वल्स टू m। ac की वैल्यू क्या हो जाएगी, v स्क्वायर बाय r। v तो 0 है, v क्या है, 0 है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो n की वैल्यू क्या आ गई, mg cos अल्फा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। अब ये बताओ, ये यहाँ पे आया और यहीं पे रेस्ट में है, रेस्ट में है, इसका मतलब ये हुआ ना यार, इस फोर्स को कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा होगा mg को। तो mg को जब ये यहाँ पे है तो इसकी टेंडेंसी अभी इस डायरेक्शन में आने की है, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है mg sin अल्फा, इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा इस साइड, फ्रिक्शन। तो अभी क्या होगा, एंड f की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg sin अल्फा। f की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg sin अल्फा। f क्या होएगा, म्यू इनटू n इक्वल्स टू mg sin अल्फा।
तो यहाँ से म्यू, एन की वैल्यू क्या है, यहाँ से एन क्या है, mg cos अल्फा, है ना, इक्वल्स टू mg sin अल्फा। तो यहाँ से mg से mg कैंसल आउट हो जाएगा, तो म्यू इक्वल्स टू tan अल्फा हो जाएगा। और म्यू की वैल्यू कितनी दी है, 1/3। देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 1/3। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसी का डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड मुझे लग रहा है सही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा सॉल्व भी किया है शायद इस टाइप का क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो, अच्छा है ना, फोर्थ वैसा सॉल्व किया है। लास्ट पार्ट ये है, फोर्थ फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, थर्ड में क्या है यार, A 70 kg man stands in contact against the inner wall of a cylinder drum of radius, इतना ये तो किया है मुझे लग रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, ना 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 ये नहीं सॉल्व कर रहा है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है यार, इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में भी सॉल्व किया है ना, और ये उसी टाइप का है, डेथ वेल होता था ना, उसी टाइप का ये क्वेश्चन हो गया, फिर टाइप वही है। तो थर्ड तो आई थिंक आपसे आ जाना चाहिए। mg को कौन बैलेंस कर रहा होगा, फ्रिक्शन, है ना। नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। हाँ, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन किया ये, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 यही दोनों में से कोई है शायद, है ना। तो थर्ड आपका आ जाएगा, थर्ड आपका आ जाएगा, सेकेंड थर्ड। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डन। आज तो कम से कम इसको डिस्कस कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो क्या है, टू लाइट inelastic string AP and BP connect a particle P to a fixed point A and B. AP and BP. The point B is vertically above A. ये A है और ये B है. Point B is vertically above A. And AP and BP equals to L. AP, okay, AB की वैल्यू L है और AP की वैल्यू L है और BP जो है वो √3L है. The particle P moves on a horizontal circle, मतलब ऐसा सर्कल कर रहा होगा, horizontal circle with constant speed, omega constant at the least angular speed of P for both string to be taught is omega. When angular speed of P is omega 1 greater than omega, then tension in the string are equal. Show that omega 1 square equals to 2g upon √3L. देखो यहाँ से समझो, ये L है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर ये ऐसा होता, ये वाली वैल्यू L बाई √3L है, तो √3L है तो पहले क्या होता था, पार्टिकल यहाँ पे रखते थे, ऐसा बना देते थे, ऐसा, ये √3L है और ये L है, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ये ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ये बता रही है समझ में। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा जो लेंथ होगा इसका, ये ऐसा नहीं बनेगा, ये ऐसा होएगा, A है, ये B है, ये L है, ये कुछ ऐसा आएगा, ये है √3L, यहाँ पे एक पार्टिकल है और ये है आपका L, ऐसा आएगा, क्योंकि इसका लेंथ जो है ये इससे ग्रेटर है ये वाला, तो √3L ऐसा आएगा और ये L ऐसा। तो अब इसका जो सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, ये AB है, तो इसका जो सर्कुलर मोशन हो रहा होगा इस पार्टिकल का, ऐसा हो रहा होगा, कुछ ऐसा सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा होगा, है ना। और ये मान लीजिए ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ओमेगा, जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा 1 के इक्वल हो जा रही है, तब इसमें टेंशन, इसमें T और इसमें T दोनों में टेंशन सेम हो जा रहा है,
क्वेश्चन में यही बोला, व्हेन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p, है ना, जब ये पार्टिकल है इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 हो जाएगी तो इसमें टेंशन और इसमें टेंशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, द टेंशन इन द स्ट्रिंग आर इक्वल। तो अब ओमेगा की वैल्यू बतानी है, ओमेगा 1 की वैल्यू बतानी है, ओमेगा का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। तो अब ये यहाँ पे है ऐसा, तो अब क्या करेंगे, इसका जो रेडियस होएगा, ये वाला रेडियस होएगा r, r, तो पहले ये फाइंड करना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस कितना है, l है। तो अब एंगल फाइंड कर लेते हैं कि एंगल क्या बनेगा, ठीक है। तो एंगल एक बार फाइंड कर लेते हैं कि कौन सा एंगल, किस एंगल की वैल्यू क्या होगी, किस एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ऐसा, ये वाला एक ट्रायंगल दिख रहा है, √3l l l, ये ट्रायंगल दिख रहा है। तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होगा, इसको थीटा मान लीजिए तो ये भी थीटा होगा, ये एल है और ये एल है, तो ये थीटा तो ये थीटा, तो इसको मैं मान लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो साइन रूल लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, साइन रूल, साइन रूल से एंगल आ जाएगा। तो साइन रूल लगाओगे पहले तो क्या आ जाएगा, a अपॉन साइन ए, तो √3l अपॉन साइन 180 माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू l अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू इसके ऑपोजिट वाला एंगल साइन थीटा, l अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से l l l हटा दो, तो √3, या ऐसे रखो √3l, ये कितना हो जाएगा, साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा, l बाय साइन थीटा। ये दोनों तो सेम ही है, इन दो को कंसिडर कर लीजिए आप। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √3l इक्वल्स टू साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू l अपॉन साइन थीटा। ये जाएगा, ये जाएगा, l जाएगा, l जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, √3/2। कॉस थीटा कितना जाएगा, √3/2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, तो थीटा हो गया 30 डिग्री। थीटा कितना, 30, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, 60 हो गया, तो ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, तो ये वाली वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी, ये 90 है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। नोट कर लो, फिर से मैं इस डायग्राम को बना के, ऐसे समझो, मैं एंगल यहीं पे बना देता, देखो समझो, ये डायग्राम क्यों नहीं होगा, क्या हो सकता था, यहां से एक ये पार्टिकल P है, ये वाला √3l है और ये वाला l है। तो नॉर्मली क्या करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते, अपन ने ये वाला पढ़ा भी है ऐसा, कि इसके वॉट रोटेट कर रहा है, तो इसमें टेंशन फाइंड किया है पहले, T1 T2 की वैल्यू फाइंड किया है। तो अगर ये ऐसा होता तो ये वाला l है, ये l है, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा होता, और इस एंगल, ये एंगल कितना होता, 180 माइनस थीटा 2 थीटा। अरे तीनों का समेशन 180 होना चाहिए, थीटा थीटा है तो 180 माइनस 2 थीटा। तो यहां से अगर आप साइन रूल लगा देते, यहीं से साइन रूल लगा देते, तो √3/sin 180 माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू l बाय साइन थीटा, थर्ड वाला भी l बाय साइन थीटा है, कोई दो को कंसिडर कर लीजिए, तो √3l अपॉन ये साइन 2 थीटा हो जाएगा इक्वल्स टू l बाय साइन थीटा, l से l जाएगा, तो यहाँ से √3/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा लिख देते, साइन थीटा, थीटा तो जीरो है नहीं, कैंसिल कर देते, तो कॉस थीटा इस साइड जाता, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3/2, थीटा कितना हो जाता 30 डिग्री, थीटा कितना हो जाता 30। अब ये मान लो ये 30 है, ये एंगल 30 है और ये 120 डिग्री है, दिख रहा है क्या ये 120, ये 120 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। 120 के लिए क्या होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। अभी आई बात समझ में, ये l है तो ये √3l ऐसा, फिर इसको इस साइड कर लिया, है ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये ऐसा हो गया है। नोट कर लीजिए आप। अब इतना समझ में आया तो अब तो हो जाना चाहिए, देख लेते हैं, सॉल्व कर देता हूँ फिर भी मैं। वही काम यहाँ भी किया है, तो यहाँ से डायरेक्ट कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2,
तो थीटा 30 डिग्री आ जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको फिर से मैं डायग्राम को ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे ये ऐसा हो गया है, ये ऐसा है और ये ऐसा है। ये पार्टिकल P है, ये A है, ये B है। ये एंगल 30 है, ये 120 डिग्री है, ये 30 है। इसका सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा है, ये वाला R है, ये 60 हो जाएगा, ये L है, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L sin 60, है ना। तो ये आ जाएगा √3L/2। अब ये 90 है और ये वाला एंगल 30 डिग्री है। तो FBD बना लो इसका। तो इसका FBD के यहाँ पे भी टेंशन T है, यहाँ पे भी टेंशन T है, तो इसका FBD ऐसा होएगा। इस साइड टेंशन T आ रहा है, एक 30 पे है और एक 60 पे है ना। सर्कुलर पाथ इसका ऐसा, ये 30 डिग्री है और ये वाला एंगल 60 है और ये T है। तो इस साइड दो कंपोनेंट आएगा, एक आएगा T sin 30 प्लस T sin 60, है ना। इस साइड भी टेंशन का दो कंपोनेंट आएगा, T cos 30 प्लस T sin 60। इस साइड एक कंपोनेंट आएगा mg, ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, और इस साइड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दो F इक्वल्स टू m ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू r। तो ये हो जाएगा m ओमेगा 1 स्क्वायर √3L/2। तो ये फोर्स इसके इक्वल, ये फोर्स इसके इक्वल। तो आंसर आ जाएगा यहाँ से T sin 30 प्लस T sin 60 इक्वल्स टू mg। तो ये वैल्यू कितनी, T/2 प्लस √3T/2 इक्वल्स टू mg। इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन कितना आएगा, T cos 30 प्लस T cos 60 इक्वल्स टू m √3m ओमेगा 1 स्क्वायर L/2। अब ये भी वही है, √3/2 प्लस T/2, जितना ये वैल्यू है उतना ही ये वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर दो तो दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, √3m ओमेगा 1 स्क्वायर L/2 इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 से दिस इक्वल्स टू दिस, m से m कैंसल आउट हो जाएगा, ओमेगा 1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2g/√3l, 2g/√3l हो गया। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो यहाँ से आ जाएगा mg इक्वल्स टू √3m ओमेगा 1 स्क्वायर L/2। m से m जाएगा, ओमेगा 1 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2g/√3l, यही फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th में क्या बोला है, 3 point particles PQR move in circle of radius r with different but constant speeds. Okay, different है but constant speeds. They start moving at t equals to 0 from their initial positions as shown in figure. The angular velocities of PQ and R are 5 pi, 2 pi and 3 pi radian per second in the same sense मतलब अगर ये clockwise आ रहा है तो सब clockwise ही आ रहा है। Find the time interval after which they are at same angular position for the first time. मतलब मीट करेंगे, कितने टाइम के बाद ये सब मीट करेंगे, ये ऐसा है। एक यहाँ पे पार्टिकल है P और एक यहाँ पे R, एक Q है। अभी यहाँ पे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, मतलब सब किस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर रोटेट कराओगे ऐसा
तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सबका ओमेगा क्या है, इनवर्ड्स। ओमेगा सबका क्या आएगा, इनवर्ड्स, सेम डायरेक्शन में ओमेगा है। तो देखो जब भी दो पार्टिकल को मीट कराना होता था, तो कोलाइड कराना होता था, तो क्या करता था अपन, करते क्या थे पहले, एक को रेस्ट में ला देते थे, दूसरे को उसकी वेलोसिटी देते थे, याद है, एक को रेस्ट में लाते थे और दूसरे को उसकी वेलोसिटी देते थे, ये काम करते थे। तो यहां पे भी क्या करेंगे, एक को रेस्ट में लाएंगे, दो को रेस्ट में लाएंगे या एक को रेस्ट में लाएंगे और दूसरे को उसकी वेलोसिटी देंगे। तो देखो यहां से समझिए, ओमेगा, पहले ओमेगा पी की वैल्यू कितनी है, तो 5 पाई रेडियन पर सेकेंड है। ओमेगा क्यू कितना है, तो 2 पाई रेडियन पर सेकेंड है। और ओमेगा ओमेगा आर कितना है, ओमेगा आर कितना है, 3 पाई रेडियन। अरे तीनों जब कोलाइड, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द टाइम इंटरवल आफ्टर विच दे आर एट सेम एंगुलर पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब तीनों एक ही जगह पे होंगे। तीनों एक ही जगह पे होने का मतलब, जब देखो तीनों एक ही जगह का मतलब, जब दो पार्टिकल कोलाइड कर रहा होगा तभी तीसरा पार्टिकल आएगा, तो वही टाइम फाइंड करना है ना, वही टाइम फाइंड करना, तो चेक करना पड़ेगा। देख लेते हैं, एक को रेस्ट में ला देता हूं मैं, देखो यहां से एक को, इन तीनों में से मैं एक को रेस्ट में ला देता हूं। तो यहां से ऐसे देखिए, मैं आर वाले को रेस्ट में ला देता हूं, तो ओमेगा पी विद रिस्पेक्ट टू आर, सेम डायरेक्शन में है तीनों, तीनों किस डायरेक्शन में सेम, तो डायरेक्टली ऐड या और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 5 माइनस 3 पाई, तो 2 पाई रेडियन। तो इसको क्या लग रहा होगा कि ये कितने से रोटेट कर रहा है, 2 पाई रेडियन से, ओमेगा क्यू आर, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 3 पाई रेडियन। इसको लग रहा होगा कि माइनस पाई रेडियन से, माइनस पाई रेडियन का मतलब क्या, ये तो क्लॉकवाइज है, ये क्या होगा, पाई रेडियन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि सब क्लॉकवाइज ही मूव कर रहा है, उसी को पॉजिटिव लिया है, नेगेटिव आ गया मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बात आई समझ में, इतना क्लियर है। देखिए इसको रेस्ट में ला दिया, इसको रेस्ट में ला दिया, क्रॉस कर दो, इसको रेस्ट में लाने के बाद अब इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो गई है, इस डायरेक्शन में, ओमेगा क्यू आर पाई रेडियन पर सेकेंड, और ये इस डायरेक्शन में ओमेगा पी आर कितने से, तो 2 पाई रेडियन पर सेकेंड से। तो अगर ये रेस्ट में है, रेस्ट में लाने का देखो क्या है बेनिफिट, क्या है कि अगर ये रेस्ट में है तो जब भी कोलाइड करेगा तीनों पार्टिकल, तो यही इसी पॉइंट पे कोलाइड कर सकता है, क्योंकि इसको रेस्ट में ला दिया है। इसका मतलब दोनों पार्टिकल साइमल्टेनियसली इस पॉइंट पे आएंगे, तभी कोलिजन होगा, वरना नहीं होगा। क्लियर, आई बात समझ में कुछ, क्योंकि इसको रेस्ट में ला दिया है। तो अब मुझे ये बताओ, मुझे ये बताइए कि अगर ये पाई से जा रहा है और ये 2 पाई से जा रहा है, तो टी टाइम में अगर ये θ1 मूव करेगा, तो उतने ही टाइम में ये कितना थीटा कवर करेगा, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, क्योंकि कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। तो अगर ये थीटा कवर कर रहा है टी टाइम में, तो ये 2 थीटा कवर करेगा, करेक्ट ना, ये थीटा कवर करेगा तो ये 2 थीटा कवर करेगा। तो अब देख लेते हैं, मान लो यहां से यहां तक आया ये, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक आया तो कितना ये कवर किया, 3 पाई बाई 2। नहीं, अगर ये दोनों मीट करेगा, समझो ये दोनों मीट करेगा, तो इससे तीनों एक साथ मीट करना चाहिए ना, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तीनों एक साथ मीट मीट करना चाहिए, मतलब यहीं पे मीट कर सकता है, क्योंकि इसको रेस्ट में ला दिया है। ये दोनों तो कभी भी कोलाइड करेगा, उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन में क्या दिया, तीनों एक साथ मीट करेंगे एक पॉइंट पे कहीं पे, और वो भी फर्स्ट टाइम। तो जब ये यहाँ पे, तो ये इसको रेस्ट में ला दिया, तो यहीं पे मीट करना है अभी, रिलेटिव मोशन से देख रहे हैं। तो देखो जब ये यहां से यहां पे आया, तो कितना एंगल कवर किया, 3 पाई बाई 2। तो मैं एक बार चेक कर रहा हूं, क्या उतने टाइम में ये उतना एंगल कवर कर पाएगा, तो ये 3 पाई बाई 2 कवर किया है, तो ये तो 180, अगर उतने टाइम में ये यहां से यहां आ जाता तो 180 हो जाता, तो डबल तो कवर नहीं किया इसका, डबल कवर करना चाहिए। तो मतलब फर्स्ट टाइम में ये कोलाइड नहीं करेगा। आई बात समझ में कुछ,
समझो, ये कितना कवर किया, 3π/2। तो इतने ही टाइम में इसको यहां पे आना था, और आना था तो कवर कितना करना था, ये 3π/2 है तो ये 3π कवर करना था। 3π मतलब ये तो 1π ही है, 3π कहाँ है, हाँ यार 1π आ जाएगा, आ जाएगा 3π हो जाएगा शायद। ये 1π है, ये 2π है, और ये 3π है। हाँ आ जाएगा, आ जाएगा फिर। इसका मतलब ये ऐसा एक राउंड लेकर आएगा, ऐसा, समझा क्या? देखो फिर से समझिए, ये जैसे यहां से यहां आ रहा है, कितना एंगल कवर कर रहा है, 3π/2। तो ये अगर 3π/2 कवर कर रहा है, और इसकी स्पीड कितनी है, पाई रेडियन, तो अगर ये 3π/2 कवर कर रहा है और इसकी स्पीड कितनी है, 2π रेडियन, तो इसको कितना कवर करना था, अगर थीटा क्यू आर 3π/2 है, तो थीटा पी आर कितना होएगा, 3π होएगा। कितना होएगा, 3π। तो देख लेते हैं क्या ये 3π कवर करके इसी लाइन पे आ रहा है क्या, मतलब इस पॉइंट पे आ रहा है क्या, लाइन मतलब इस पॉइंट पे आ रहा है क्या। तो देखो यहां से मोशन करना स्टार्ट कर रहा है, तो यहां से यहां आया पाई, यहां से यहां आया 2π, यहां से यहां आया 3π। अरे सही है, जैसे ये यहां से यहां आया उतने टाइम में ये यहां पे आ गया है, यहां पे आने का मतलब यहां पे आ चुका है, और ये भी यहां पे आ चुका है, मतलब यहां पे आ चुका है। तो इस वाले को कितना एंगल कवर करना पड़ेगा, 2π/3, सॉरी 3π/2, और इस वाले को कितना एंगल करना पड़ेगा, 3π। उतने में ही ये मीट कर जाएंगे, फर्स्ट टाइम उतने में ही, सेकेंड टाइम तो होता रहेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम उतने में ही ये मीट कर जाएंगे। तो आप यहां से ये बोल सकते हैं कि, यहां से आप क्या बोल सकते हैं कि थीटा क्यू आर क्या होना चाहिए, 3π/2 होना चाहिए। वीडियो लग कर रहा है, नहीं, थीटा क्यू आर क्या होना चाहिए, तो थीटा होगा क्या, ओमेगा इंटू टी, ओमेगा क्यू आर इंटू टी इक्वल्स टू 3π/2, 3π/2। तो अब यहां से ओमेगा कितना है, पाई टी इक्वल्स टू 3π/2, 3π/2। तो यहां से पाई जाएगा, तो टी की वैल्यू 3/2 सेकेंड, मतलब टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5 सेकेंड। अब कोई बोला सर मैं इससे नहीं करूंगा, मैं थीटा पी आर से करूंगा। थीटा पी आर कितना था, 3π। थीटा पी आर कितना होगा, ओमेगा पी आर इंटू टी इक्वल्स टू 3π। तो ये कितना होएगा, ये कितना है, तो 2π टी, 2π है, टी इक्वल्स टू 3π, पाई से पाई जाएगा, टी की वैल्यू 3/2 हो जाएगी, तो ये 1.5 सेकेंड हो जाएगा, ये 1.5 सेकेंड आ जाएगा, आंसर यही होगा। तो थोड़ा सा ये एक को रेस्ट में लाने से कितना फायदा हो गया, नहीं तो वैसे क्या करना पड़ता पता है, वैसे करना पड़ता आपको, अगर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ये सब पढ़ा है, ट्रिगोनोमेट्री में जनरल सॉल्यूशन पढ़ा है, तो वो सब वाला टर्म आ जाता, तो उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता, 2n π प्लस π/, जैसे ये कितना कवर करता, ये जितना भी कवर करता उससे ज्यादा ये कवर करता, π/2, ये जितना भी कवर करता। आ रही बात समझ में, या इसको, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो ये जितना भी कवर करता उससे ज्यादा ये 3π/2 कवर करता, तो बहुत टफ हो जाता। हाँ किसी को भी रेस्ट में ला सकते हैं, जरूरी है कि इसको भी लाइए, इसको किसी को भी ला सकते हैं, किसी को भी ला सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, पार्टिकल मूविंग along a circular path of radius r in such a way that at any instant magnitude of radial acceleration and tangential acceleration are equal। क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है ये। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट रेवोल्यूशन ऑफ पार्टिकल। ओके फर्स्ट रेवोल्यूशन बोला है, तो फर्स्ट रेवोल्यूशन है तो क्या है, थीटा की वैल्यू वैरी करा दीजिए, एस की वैल्यू वैरी करा दीजिए। अरे ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है, देखो कुछ याद है आपको तो, ए सी ए टी इक्वल्स टू ए सी वाला क्वेश्चन किया है ना। ए सी क्या होगा, डी वी बाई डी टी, और ए सी क्या होगा, v²/r। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, या आपको वी डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, इसको वी डी वी बाई डी एक्स या डी एस, ज्यादा बेटर है, वी डी वी बाई डी एस लिख दो। तो ये v एक v कैंसल आउट हो जाएगा, तो डी वी बाई वी इक्वल्स टू 1/r इंटू डी एस आ जाएगा, 1/r इंटू डी एस आ जाएगा, है ना। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कुछ गिवन है v0, और इनिशियल
ds 0 होगा, फिर ये 2 पाई r हो जाएगा। ओके, टाइम चाहिए आपको, करेक्ट, टाइम चाहिए। तो टाइम चाहिए तो फिर ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, टाइम चाहिए ना, क्वेश्चन में टाइम पूछा है। तो ये dv बाई dt लगाओ यार, v स्क्वायर बाई r, तो यहाँ से आ जाएगा dv बाई वी स्क्वायर इक्वल्स टू dt बाई r। तो v नॉट से v हो जाएगा 0 टू t मान लीजिए, तो ये -1 बाई वी हो जाएगा ये, तो ये v और v नॉट ये हो जाएगा t बाई r। तो यहाँ से v का फंक्शन बन जाएगा, माइनस को इस साइड लेकर जाइए, तो ये 1 बाई वी माइनस 1 बाई वी नॉट इक्वल्स टू, माइनस यहीं पे रख दो, t बाई r। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 बाई वी नॉट माइनस 1 बाई वी इक्वल्स टू t बाई r। तो v का फंक्शन बना देता हूँ मैं v का, तो इसको इस साइड 1 बाई वी नॉट माइनस टी बाई आर इक्वल्स टू 1 बाई वी इस टाइप का किया था सॉल्व, इतना तो किया ही है, नोट कर लो, AC इक्वल्स टू AT, क्योंकि टाइम चाहिए तो v को मैं टाइम का फंक्शन बनाऊंगा, फिर से v को लिखूंगा dx बाई dt, फिर से vx को क्या लिखूंगा dx बाई dt या ds बाई dt, तभी आएगा आंसर, एक इंटीग्रेशन से नहीं आएगा आंसर, यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन आएगा, नोट कर लीजिए थोड़ा फास्ट। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद वो भी सॉल्व कर लेते हैं, डन। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा वी नॉट आर, एलसीएम लेंगे तो वी नॉट आर, ये आर माइनस वी नॉट टी, करेक्ट, इक्वल्स टू 1 बाई वी। तो वी की वैल्यू कितनी हो गई, वी नॉट आर बाय आर माइनस वी नॉट टी, करेक्ट। तो इसको लिख दीजिए ds बाई डी टी, ये जाएगा वी नॉट आर बाय आर माइनस वी नॉट टी। तो ds तो ऐसे ही रहेगा, वी नॉट आर को ऐसे रख दो, ये dt हो जाएगा आर माइनस वी नॉट टी हो जाएगा, ये 0 टू t, और ये हो जाएगा 0 से कितना जाएगा एंगल 2 पाई आर, ds डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये 2 पाई आर। हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया अभी, ठीक है। तो आई थिंक अब आ जाना चाहिए, इतना आ गया तो अब कैलकुलेशन ये s हो जाएगा 0 से 2 पाई आर, ये कितना जाएगा वी नॉट आर, टी में लीनियर है, लीनियर में तो लॉन में आएगा, आर माइनस वी नॉट टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी माइनस वी नॉट 0 टू टी। देख लो अब तो आ जाना चाहिए, लॉन है तो इस साइड आएगा तो ई रेस टू समथिंग आ जाएगा, वी नॉट से वी नॉट जाएगा, 2 पाई आर इक्वल्स टू माइनस आर लॉन आर माइनस वी नॉट टी माइनस लॉन आर, आर से आर जाएगा तो माइनस को इस साइड लो, माइनस 2 पाई, ये जाएगा लॉन आर माइनस वी नॉट टी बाई आर, लॉन को हटा दोगे तो ई रेस टू माइनस 2 पाई बन जाएगा, आर माइनस वी नॉट टी बाई आर, आर को मल्टीप्लाई कर दो, आर ई रेस टू माइनस 2 पाई इक्वल्स टू आर माइनस वी नॉट टी को इस साइड लाइए, तो ये हो जाएगा आर माइनस आर ई रेस टू माइनस 2 पाई, आर को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई रेस टू माइनस 2 पाई, हेंस टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर बाई वी नॉट इंटू 1 माइनस ई रेस टू माइनस 2 पाई। हो गया क्वेश्चन खत्म, कैलकुलेशन है बस, 2 बार इंटीग्रेशन है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7 एक बार वही कुछ है, कोलिजन देख लो एक बार। टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूव एंटी क्लॉकवाइज, एक बार रीड कर लेता हूँ, लगेगा कि मुझे अगर टफ है तो बता दूंगा, नहीं तो एक बार आप ट्राई कीजिए। टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूव एंटी क्लॉकवाइज विद सेम स्पीड v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r एंड आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। एट द इंस्टेंट a इज गिवन अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया at, तो अल्फा फाइंड कर सकते, at दिया तो अल्फा आ जाएगा। कैलकुलेट द टाइम इन विच a कोलाइड्स विद b, द एंगल ट्रेस्ड बाय a आ जाएगा ना यार, हो जाएगा, सब हो जाएगा। एक को रेस्ट में ला दो, एक को रेस्ट में ला दीजिए, क्वेश्चन खत्म हो गया। एक को रेस्ट में ला दीजिए, उसका अल्फा और उसका ओमेगा, जिसको रेस्ट मिला है तो उसका अल्फा और ओमेगा दूसरे पार्टिकल को दे दीजिए, है ना, अल्फा और ओमेगा दूसरे पार्टिकल को दे दीजिए, रेस्ट मिला दीजिए, कोलाइड करना है, सब आ जाएगा आंसर। होगा या नहीं होगा, हो जाना चाहिए आई थिंक।
अरे हाँ यार ना, ट्राई करो एक बार, नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है? एक बार ट्राई कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग के 30 मिनट्स जो है, नहीं नहीं छोड़ रहा हूँ ना, फिर तुम्हारा सेकेंड लेक्चर भी है। चलो बाय बाय, गुड नाइट। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग के 30 मिनट्स जो है वो वर्क पावर एनर्जी का 2-3 क्वेश्चन, सॉरी सर्कुलर मोशन का 1-2 क्वेश्चन करा, 2 क्वेश्चन मिनिमम, 2 क्वेश्चंस। उसके बाद फिर अपन वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करेंगे।